हेलो एवरीबॉडी, हम पढ़ रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर 12 बीएड सेकेंड ईयर का और यूनिट 4 का। आज हम यूनिट 4 का लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो क्या है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के हैं, चाहे टीचर है, चाहे प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर्स हैं, HODs हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं, सभी का जो एक गाइडेंस सर्विसेज होती हैं, जो किसी को भी परामर्श देने का जो कार्य है, उसके अंदर अलग अलग क्या भूमिका वो निभाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक बच्चा जब शिक्षा लेने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहाँ जितने भी लोग हैं जिनसे वो इंटरेक्ट होता है, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, कंसर्न अदर स्टाफ है, सभी जो है सभी का सिर्फ एक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद केवल यही काम नहीं होता कि उसे शिक्षा देनी, कि उसको थ्योरेटिकल जानकारी देनी है, उसके सिद्धांतीय पक्ष को विकसित करना है और उसका बौद्धिक विकास करना है। नहीं, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट है, बच्चा है, उसे हम प्रिपेयर करेंगे किस चीज़ के लिए कि वो अपनी लाइफ में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को फेस करे और फेस करने के बाद उन समस्याओं को सॉल्व करे। कभी भी उन समस्याओं से घबराए ना। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसके अंदर हमें आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता के जो गुण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बच्चे को बनाना होगा। तो जब बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, स्कूल के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं, पीएन से लेके मैं कहूँगी कि 4th क्लास से लेकर और हायर अथॉरिटी तक, मैनेजमेंट तक जितने भी पर्सन हैं, उन सभी से एक बच्चा इंटरेक्ट होता है। तो उससे जब उसकी इंटरेक्शन हो रही है तो उसके बिहाफ पर हर कोई जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसके विकास क्रम में योगदान देता है। तो अगर सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से अगर उसके विकास क्रम में योगदान दे रहे हैं तो सभी की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और मुख्य रोल भी होता है कि वो किस तरह से उसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन जो है वो दे। तो वही चीज हम इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ स्कूल पर्सनल, कि स्कूल में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों का इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज की गाइडेंस जो सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में क्या भूमिका है जितने भी पर्सन हैं। तो सबसे पहले हम हायर अथॉरिटी की बात करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास रोल ऑफ हेडमास्टर और प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। कि हम कहें कि किसी भी स्कूल का जो ढांचा है या स्कूल की वर्किंग है वो टोटली आई थिंक इसी अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैनेजमेंट है, उसने तो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग और जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो अवेल करवा के दे दी होती हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन काम, मेजर रोल प्ले किया जाता है वो किसके थ्रू प्ले किया जाता है? हेडमास्टर के थ्रू प्ले किया जाता है। क्या पूरी तरह से शिक्षा जो है उस विद्यालय के अंदर, किसी भी विद्यालय में सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है? लीडरशिप का काम, नेतृत्व करना, जितने भी उसके स्टाफ मेंबर्स हैं उन सभी को एक टीम के अंदर लेकर उनसे कार्य करवाना, किसके बिहाफ पर? बच्चों के विकास के बिहाफ पर। तो वही जहां उसका रोल है शिक्षा देने में, सिमिलरली जो हेडमास्टर हैं चाहे प्रिंसिपल हैं, उनका मेजर रोल किसमें रहता है? गाइडेंस और सर्विसेज देने के लिए भी रहता है। क्या रोल होगा वो चीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? दैट इज अरेंजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन एंड क्वालिफाइड गाइडेंस वर्कर इन स्कूल। सबसे पहले जो हेडमास्टर है वो क्या करेगा? अरेंज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड काउंसलर और गाइडेंस वर्कर। सबसे पहले स्कूल के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, रखा जाएगा कौन? जो कि
गाइडेंस या काउंसलिंग का काम करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर, तो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड फॉर्म था, हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म था, हमारे पास मिक्स भी फॉर्म था। कि जहां गाइडेंस जो है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन के बिहाफ पर दी जाती है, एक प्रॉपर काउंसलर के बिहाफ पे दी जाती है, तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड फॉर्म की बात करते हैं। और मैंने आपको ये भी चीज समझाई थी कि जब हायर क्लासेस में चला जाता है बच्चा, तो वहां पर एक कंसर्न जो जनरल टीचर पढ़ा रहा है वही उसकी सारी समस्याओं को दूर नहीं कर देता। कई बार बच्चे के बिहाफ पर उसके विकास क्रम में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन को रखना जरूरी होता है। तो वही जो काउंसलर है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको रखने का, उसे अपॉइंट करने का काम किसका होता है? हेडमास्टर का जो है वो रहेगा। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग। मीटिंग ऑफ टीचर, गार्जियंस, जितने भी अभिभावक हैं उनका, काउंसलर एंड स्टूडेंट, सभी की एक आपस में, देखिए अगर हमें किसी भी समस्या के ऊपर बातचीत करनी है तो उस बातचीत को ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा, मीटिंग तो डिसाइड करनी पड़ेगी, तभी उस चीज के ऊपर बातचीत हो पाएगी। तो वो जो मीटिंग है वो टीचर्स की है, चाहे अभिभावक और टीचर्स की है, पेरेंट्स और टीचर्स की है, चाहे काउंसलर की पेरेंट्स के साथ है, या काउंसलर की टीचर के साथ है, या काउंसलर की स्टूडेंट्स के साथ है, उन सभी का अपॉइंटमेंट का काम या उन मीटिंग्स को अरेंज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हेडमास्टर। क्योंकि जो हेडमास्टर है वो पूरी की पूरी गाइडेंस एक सर्विसेज को क्या करता है? प्लान करता है। प्लान किस लिए करी जाती है? ताकि जो भी गाइडेंस सर्विसेज दी जा रही है वो अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सके, सिस्टमेटिक वे से उसको चलाया जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडवोकेट और अमाउंट ऑफ मनी फॉर द वर्क ऑफ गाइडेंस। अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर गाइडेंस वर्क। जो एक गाइडेंस परामर्श का कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को, मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कोई कॉन्फ्रेंस लगाई जाएगी, कोई वर्कशॉप अगर ऑर्गेनाइज करी जाएगी, तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ हम कहें कि फाइनेंशियली तो इकोनॉमिकली तो हमें स्पेंड करना ही करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली जो हमें स्पेंड करना है उसके रिगार्डिंग जो मनी चाहिए, उस मनी का अरेंजमेंट भी किसको थ्रू करना पड़ता है, किसे करना पड़ता है? दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द हेडमास्टर। वो देखता है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू इस चीज को, फंड को निकलवाएगा, या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर वो फंड को निकलवाएगा, या कहाँ से उसको जो है वो मनी अरेंज करना है, किस चीज के रिगार्डिंग? किसी भी गाइडेंस वर्क के रिगार्डिंग। क्योंकि यहाँ आप क्या देखोगे कि जहाँ गाइडेंस वर्क के बिहाफ पर कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ भी चीज अरेंज करनी है तो उसके साथ अदर मटेरियल्स की, असेसिव डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो उन असेसिव डिवाइसेस को अवेल करने के लिए क्या चाहिए कि कुछ ना कुछ मनी जो है वो चाहिए। तो उसकी जो अरेंजमेंट है वो किसके द्वारा करी जाती है? हेडमास्टर के द्वारा जो है वो करी जाती है। नेक्स्ट वो कहता है अरेंज द गाइडेंस इन सर्विसेज फॉर द वर्किंग रिलेटेड टू वर्कर्स रिलेटेड टू गाइडेंस। Arrangement of in services program regarding गाइडेंस वर्कर। जो स्कूल में गाइडेंस वर्कर अपॉइंट हुए हैं उनको भी टाइमली क्या चाहिए होती है? जो अपडेशन चाहिए, नई जो इंफॉर्मेशंस, नई जानकारी, नई चीजें जो भी इन्वेंट हो रही हैं, नई किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से फेस किया जा रहा है, रिसर्च जो भी हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। तो उस चीज के लिए जो इन सर्विसेज
सेवा में होते हुए जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनको आयोजित करने का काम भी किसका होता है, हेडमास्टर का रहता है, प्रिंसिपल का रहता है। उसके साथ साथ ये चीज डिसाइड करना या ये चीज जो है वो ध्यान रखना कि गाइडेंस जो वर्क है दैट इज गोइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि रेगुलर जो है एक टाइम इंटरवल के बाद वो गाइडेंस सर्विसेज चल रही है या फिर नहीं चल रही है। इन सब चीजों का ध्यान जो है वो किसके द्वारा रखा जाता है, हेडमास्टर के थ्रू रखा जाता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ द टीचर और द क्लास टीचर, की जो क्लास टीचर है या नंबर ऑफ टीचर्स हैं स्कूल में, उनकी क्या मुख्य भूमिका रहती है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में वो क्या अपना मेन योगदान देते हैं। जो इंटरेक्शन है बच्चे की वो रेगुलरली किसके साथ होती है, टीचर्स के साथ होती है। ज्यादा से ज्यादा स्पेंड टाइम बच्चा किसके साथ स्पेंड कर रहा है, टीचर्स के साथ स्पेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा मौका एक टीचर को मिलता है अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को समझने का, उतना आई थिंक स्कूल में बाकी जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको नहीं मिलता। तो मेन जो हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन का जो सोर्स होता है जिससे बच्चे की इंफॉर्मेशन या उसकी करंट जो सिचुएशन है उसकी जानकारी हमें मिल सकती है, वो कौन होता है, टीचर्स होता है। रिगार्डिंग गाइडेंस, क्या बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है, क्या रेशियो चल रहा है, उन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, टीचर से मिलती है। तो उन्हीं गाइडेंस सर्विसेज के अंदर टीचर का मेजर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले आता है दैट इज टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चा है उसको विकास प्रॉपर हो, इस चीज के लिए जो प्रॉपर सिचुएशन उसे चाहिए, तो वो सभी की सभी सिचुएशंस जो हैं वो किसके थ्रू अवेल करवाई जाती हैं, वो कंसर्न टीचर के द्वारा जो है वो अवेल करवाई जाती है। नेक्स्ट कहता है फाइंड आउट द प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट। जो मैंने अभी बताया आपको कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, टीचर्स के साथ होता है। जितना ज्यादा समय टीचर बच्चे के साथ स्पेंड कर रहा है आई थिंक उतना पेरेंट्स भी स्पेंड नहीं करते। तो इसलिए टीचर का मेजर उद्देश्य क्या रहता है कि ये पता लगाना कि कौन सा बच्चा क्या है, समस्याग्रस्त है। किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, वो संवेगात्मक रूप से हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो उस बच्चे का जो एक समस्यात्मक स्टूडेंट है उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, वो टीचर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट वो कहता है एस्टैब्लिश द पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट। जब तक किसी के साथ एक अच्छा तालमेल नहीं बिठाया जाएगा, आपसी तालमेल नहीं होगा, आई थिंक कोई भी अपनी प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। जो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, वहाँ टीचर बच्चे के लिए उसका फ्रेंड भी होता है, उसका पेरेंट्स भी होता है, उसका गार्जियन भी होता है, उसका टीचर भी होता है। क्योंकि टीचर जो है वो एक स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। तो जहाँ टीचर को सिर्फ पढ़ाने का अपना काम वहाँ अदा नहीं करना होता, उसके साथ साथ टीचर जो है जहाँ बच्चे की समस्या आएगी वहाँ उसे मदद भी करेगा, उसके साथ साथ जहाँ उसे किसी चीज को समझाने की आवश्यकता है तो वहाँ उसके फ्रेंड फिलोसफर की तरह भी काम करेगा, उसके लिए गाइडर की तरह काम करेगा। तो मीन्स मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि उन दोनों के बीच में पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट,
कि टीचर्स के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। उससे बच्चा अपनी प्रॉब्लम को टीचर के साथ क्या करता है, शेयर करता है। जब तक बच्चा शेयर नहीं करेगा प्रॉब्लम, हम जो एक समस्यात्मक बच्चे को चूज करना चाहते हैं, जिनको गाइडेंस की आवश्यकता है, वो चूज ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में जो एक बॉन्डिंग है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो अपनी हर तरह की समस्या दूसरे के सामने रख पाए। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद द सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके साथ एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो टीचर्स का होना चाहिए। क्योंकि कोई प्रॉब्लम जब आ रही है तो उस प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो कई बार हमें किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए किसी दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। मान लीजिए एक स्कूल का टीचर है, वो कहीं पढ़ा रहा है, उसे कोई समस्या आ रही है और उसी के कोलीग फ्रेंड जो है वो किसी दूसरी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे हैं या वहाँ इस तरह की समस्या आई और उन्होंने सॉल्व करी है, तो वहाँ से अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा तो एक कंसर्न टीचर उस चीज़ की जानकारी वहाँ से ले सकता है। तो रिलेशनशिप विद द सोशल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी के अंदर जितने भी लायंस क्लब्स होते हैं या जितने भी हम ये कहें कि उसमें क्या है, कोई भी क्लब बनाए हुए हैं, कोई सोसाइटीज बनाई हुई हैं, उनसे क्या है मदद ली जा सके। उसके बाद वो कहता है एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, बच्चे को वो ये चीज सिखाए कि उसके पास जितना भी समय है उसको उसने अच्छे ढंग से क्या है यूटिलाइज करना है। प्रॉपर्ली जब उसको यूटिलाइज करेगा तभी उसकी क्या है अच्छे तरीके से क्या है प्रोग्रेस हो पाएगी, डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टीचर्स के रोल हो गए। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर और द गाइडर हु आर अपॉइंट इन द स्कूल, कि स्कूल के अंदर जो काउंसलर है, गाइडर है, उसे अपॉइंट किया हुआ है, तो उसका इस गाइडेंस सर्विसेज के अंदर क्या मेजर रोल रहता है। काउंसलर का जो है वो क्या रोल रहेगा, तो सबसे पहले दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। implementation of research projects। रिसर्च प्रोजेक्ट्स किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जो काउंसलर है वो जो कंसर्न स्कूल के अंदर हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबसे बातचीत करेगा और उनसे ये देखेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। जैसे प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा जो है वो अपने लेजियर टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। आजकल बच्चे जो हैं वो उनका ट्रेंड क्या हो गया है कि वो बाहर नहीं खेलते हैं, ठीक है, और आउटडोर गेम्स खेलनी बंद कर दी हैं, लेकिन इंडोर गेम या फोन के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना टाइम स्पेंड कर रही है। तो ये क्या है, ये एक समस्या है। तो इस समस्या को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसलिए काउंसलर क्या करेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट्स किस तरह से, देखिए जब तक बच्चा कोई भी काम कब करता है, जब उसका इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ जब उसको फोन के अंदर खेलने में, इंडोर गेम खेलने में इंटरेस्ट अगर उसका है, तो उस इंटरेस्ट को उसे क्या करना है, डाइवर्ट करना है। उसे आउटडोर गेम के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, स्कूल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखी जाए, उन एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर उसको जानकारी दी जाए और उस एक्टिविटीज़ को करने में उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया जाए। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने में काउंसलर जो है वो अपना रोल निभाता है। नेक्स्ट आता है एनालाइज द एग्जामिनेशन रिजल्ट। जो परिणाम आया है,
किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको एनालाइज करना कि बच्चे अगर पिछड़े हैं, 2 या 4 बच्चे अगर किसी भी तरह से एवरेज या उससे भी कम उनके मार्क्स आए हैं, तो उस चीज़ का क्या रीज़न है। तो वो चीज़ कहाँ से हो पाएगी, जब हम रिजल्ट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है स्पेशल अटेंशन टू द प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट। जो समस्याग्रस्त बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा समय देना और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेशल अटेंशन जो है वो प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट वो कहते हैं स्पेशल अटेंशन टू द बैकवर्ड एंड द टैलेंटेड स्टूडेंट। बैकवर्ड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। ऐसा कभी भी नहीं है कि जो बच्चा समस्याग्रस्त होगा वो ही अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फेस करता है। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो भी समस्याओं को फेस करते हैं, तो उनके प्रति उसे क्या करनी है, स्पेशल अटेंशन पे करनी है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ द हेल्थ स्पेशलिस्ट जो कि स्कूल के अंदर अपॉइंट होते हैं, कि जो हेल्थ स्पेशलिस्ट है उसका क्या रोल है। जो फिजिशियन अपॉइंट हुए हैं या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर अपॉइंट हुए हैं वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले दैट इज अरेंजमेंट ऑफ हेल्दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टूडेंट, हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सॉरी। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने के लिए हेल्थ इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करनी, वो किसके द्वारा करी जाती है, दैट इज गिवन बाय द हेल्थ फिजिशियन, जो हेल्थ एंड साइकोलॉजिस्ट के या फिजिशियन अपॉइंट किया हुआ है। उसके साथ साथ कहते हैं कि गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द गार्जियंस, जो भी समस्या है उन समस्या से रिगार्डिंग जो जानकारी है वो बच्चों के पेरेंट्स को जो है वो देनी। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की हेल्थ जो है वो बहुत जल्दी वीक हो रही है, या हम अगर फिजिकल स्टेमिना की बात करें तो स्टेमिना बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। बच्चे किसी भी काम को रेगुलर कर ही नहीं पाते, उनके पास स्टेमिना ही नहीं है कि वो 2 मिनट भी खड़े हो पाए। तो जो उनकी हेल्थ कंडीशंस कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो चुकी हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए चाहे उन्हें न्यूट्रिशंस के बारे में अवेयर करना है, चाहे उन्हें हाइजीन्स के बारे में अवेयर करना है, या उन्हें गेम्स क्या है, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज का कितना मेजर रोल है, उन सब की जानकारी देनी ताकि उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हो पाए, इम्प्रूव हो पाए। तो जो ये आज का टॉपिक था हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या देखा हमने कि जो रोल ऑफ द स्कूल पर्सनल, जितने भी स्कूल में व्यक्ति मेन अपॉइंटमेंट होती है उन सब का क्या योगदान है मार्गदर्शन की सेवाओं के अंदर। हेडमास्टर का क्या रोल है, क्लास टीचर, जनरल टीचर उसका क्या रोल है, जो काउंसलर है उसका क्या रोल है, या हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं उनका उसके अंदर क्या रोल जो है वो रहता है। क्योंकि ये सभी जो हैं सभी अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं एक बच्चे के विकास क्रम के लिए। हेडमास्टर पढ़ाता नहीं है या कहीं क्लास, लेकिन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने का काम किसका होता है,
हेडमास्टर का होता है। गाइडेंस जो वर्क है वो इंडिविजुअल कभी भी नहीं किया जा सकता, उसे ग्रुप के अंदर कॉपरेशन के बिहाफ पर किया जाएगा, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है और किसी की क्या करी जा सकती है, मदद जो है वो करी जा सकती है। तो इसी के साथ इस टॉपिक के साथ जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिलेबस है वो भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके अंदर 4 यूनिट्स को वाइंड अप किया है। सबसे पहले हम अवेयर हुए थे कि गाइडेंस क्या होती है, अलग अलग गाइडेंस की टाइप कौन कौन सी होती है। फर्स्ट यूनिट में हमने वोकेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल, सोशल्स, इन सभी गाइडेंस के बिहाफ पर देखा, गाइडेंस का प्रोसेस क्या होता है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब कंसेप्ट को हमने यूनिट 1 के अंदर कंप्लीट किया। यूनिट 2 हमारी प्रॉपरली पूरी की पूरी किस चीज़ पे बेस्ड थी, काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड थी कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग के अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं, जो कम्युनिटी है, स्कूल्स हैं या अदर जितने भी सोर्सेज हैं, उन सब की क्या भूमिका होती है किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, ये सब चीज़ हमने यूनिट 2 के अंदर कंप्लीट करी। यूनिट 3 में हमने क्या देखा कि जब किसी व्यक्ति को गाइडेंस देना है, काउंसलिंग देना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें डाटा लेना होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं और उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम किस तरह के टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लगाकर उनको इकट्ठा कर सकते हैं। और एट लास्ट जो हमारी यूनिट थी, इसमें हमने क्या देखा कि जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग किसके बिहाफ पर दी जाती है, वोकेशंस के लिए, बच्चा एक अच्छा वोकेशन चूज करे और किसी तरह की समस्याएं फेस ना करे, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि जो कम्युनिटी है, कैरियर काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन क्यों दी जानी चाहिए, और स्कूल लेवल के ऊपर हमें किस किस तरह से काउंसलिंग बच्चे की करनी चाहिए, कौन कौन सी गाइडेंस सर्विसेज उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन कौन सी गाइडेंस सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन कौन सा तरीका है उन गाइडेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, और उसके अंदर कौन कौन से स्कूल के जो लोग हैं वो उसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। क्योंकि आप एक बीएड कोर्स कर रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो बीइंग ए टीचर जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपका केवल काम इतना ही नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है, नहीं, उसके साथ साथ आपके ये एथिक्स हैं कि आप बच्चे का ओवरऑल क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और ये यूनिट और ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक्स और ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।